टॉपिक ये है कि हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के वनों के प्रकार। और अब पढ़ रहे हैं क्या? वन आंदोलन। और कल पढ़ेंगे क्या? उत्तराखंड के वन्य जीव। ठीक क्या? तो अब टॉपिक है आज का उत्तराखंड के। तो टॉपिक तो आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन टॉपिक की बेसिक समझ आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है करंट वाली इंफॉर्मेशन से, डाटा से आप फिर तो निकाल दे, लेकिन मेंस नहीं निकलने का। मेंस तो आपको हर टॉपिक की डीपली समझ होगी तो आप उत्तर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका जो मन करे। क्योंकि इसी टॉपिक से कम वहां रखा हुआ 50 नंबर का, 2-4 नंबर की बात नहीं चल रही। पूरा पूरा क्या रखा था? 45 नंबर का निबंध था ये, अपर मेंस में। उत्तराखंड की जैव विविधता, ये निबंध आ रखा था। बताओ, अगर कोई चीज समझ, बात को समझ ले एक बार, तो 55 नंबर का ऐसे था ये, उत्तराखंड की जैव विविधता। वही लगातार चल रही है, अभी चलेगी। इस टॉपिक में और आएगी किस प्रकार के। अब तक क्या पढ़ा? बायोडायवर्सिटी किस प्रकार की? 2 प्रकार की, फ्लोरा और फौना, यानी सारे पेड़ पौधे और वन्य जीव। तो पेड़ पौधे वनस्पतियों की बात तो हम करके आ चुके, फिलहाल कैसे करेंगे आगे जाके वन्य जीवों की। एक क्या है? वन आंदोलन। कल मैंने बताया था आपको कि उत्तराखंड में बिना आंदोलन कुछ भी नहीं मिला। एक सड़क भी नहीं मिली, यूनिवर्सिटी भी नहीं मिली, राज्य भी नहीं मिला। ठीक है? तो यहाँ हर काम के लिए क्या होते हैं? पहले आंदोलन। ये उसका इतिहास रहा है, राज्य निर्माण से लेके आए तक। तो 2 कोड लिख लो पहले आप अलग से, ये आपको बार बार काम आने वाले आगे। क्या चल रहा भाई? फ्रीज? तो कमेंट तो करने रहा कोई, देख लो। अच्छा, कोड टॉपिक है उत्तराखंड के वन आंदोलन। 2 कोड आपको काम करेंगे। टिहरी रियासत में कौन कौन हुए हैं? तो क्या कोड है इसका? शुभ प्रताप, कीर्ति, नरेंद्र मान। टिहरी रियासत में कुल 6 राजा हुए हैं। ठीक? जो टिहरी रियासत थी, पहले क्या नाम था इसका? ये पंवार या परमार राजवंश था। बाद में क्या कहलाए? टिहरी रियासत। ठीक? तो परमार राजवंश में तो इनका नंबर क्या था? परमार राजवंश में नंबर था 55, 56, 57, 58, 59 और 60। ठीक? लेकिन टिहरी के राजवंश में क्या नंबर था इनका? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टिहरी के राजवंश में 6 राजा हुए हैं। शुभ प्रताप, कीर्ति, नरेंद्र मान, ये कोड है इनका। सबसे पहला राजा सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह। दूसरा भवानी शाह, प्रताप शाह, कीर्ति, नरेंद्र और मानवेंद्र शाह। अंतिम राजा। टिहरी राजवंश की स्थापना करने वाला कौन था? सुदर्शन शाह। किस तारीख को? 28 दिसंबर 1815 को। और ये राजवंश खत्म हो गया 1 अगस्त 1949 को, जब टिहरी का विलय मानवेंद्र शाह के काल में कहां कर दिया गया? यूपी में 50वां जिला बन गया और भारत में इसका विलय हो गया। तो हर टॉपिक की बेसिक समझ आपको बिल्कुल मजबूत रखनी है। उस पर प्री में आ जाए, मेंस में आ जाए, घबराने वाली बात ही नहीं है। टॉपिक पढ़ेंगे प्री कम में नहीं।
शुभ प्रताप कीर्ति नरेंद्र मान, ये टिहरी के राजाओं का क्रम है। ठीक, अब एक कोड आपको और ध्यान रखना है, क्या कि ब्रिटिश काल में यहां कौन हुए? ब्रिटिश कमिश्नर। ठीक, कुमाऊं के नाम से थे उस समय, कुमाऊं कमिश्नर बोलते थे इन्हें। तो क्या है, सबसे पहला कौन हुआ, दूसरा कौन हुआ, तीसरा? तो हमें तो एक कोड ध्यान रखना, गार्ड गार्ड ट्रेल गो, गार्ड ट्रेल गो। लूसी बेटन रैमजे, लूसी बेटन रैमजे, ये हैं कुमाऊं के पहले 6 कमिश्नर। तो 2 कोड, एक से पूरी टिहरी रियासत और एक से कौन, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर। पहला कौन हुआ, कब? 1815 में, एडवर्ड गार्डनर। दूसरा कौन, जॉर्ज विलियम ट्रेल। तीसरा जॉर्ज गोबन, जॉर्ज गोबन, गोबर नहीं, गोबन। जॉर्ज लूसिंगटन, लूसिंगटन। जॉर्ज बैटन या हैविट बैटन बोलते थे इसे, हैविट बैटन। और हेनरी रैमजे। कब था ये? 1857 क्रांति के समय। ठीक, तो 2 कोड काम आने वाले हैं। चलते हैं उत्तराखंड के वन आंदोलन के अंदर। लिख दिया? तो ये तो 2 कोड मिटा दूं? ठीक, तो वन आंदोलन उत्तराखंड के इतिहास में कैसे हुए? एक आंदोलन हो रहे थे, कब? आजाद होने से पहले, और एक आंदोलन हो रहे थे आजाद होने के बाद। तो आजाद होने से पूर्व और आजाद होने के पश्चात उत्तराखंड में वन आंदोलन हुए। ठीक, आजाद होने से पहले, अभी हमने 2 नामों की बात पढ़ी है, इसका मतलब यह है आजाद होने से पहले वन आंदोलन किसके सामने हो रहे थे? एक आंदोलन हो रहे थे टिहरी रियासत के समय, और एक किसके सामने हो रहे थे? ब्रिटिश राज में, ब्रिटिश क्षेत्रों में। तो आजाद होने से पहले, बिफोर 1947, उत्तराखंड में वन आंदोलन चल रहे थे, या तो कहां पर? टिहरी रियासत में या ब्रिटिश क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे उत्तराखंड बटा हुआ था कि अलकनंदा से लेकर और काली तक ये कौन है? ब्रिटिश क्षेत्र। और ये कौन है? टिहरी रियासत। और टिहरी में भी कौन छोड़ दिया अलग से ही? देहरादून, मसूरी, बड़कोट तक की बेल्ट। ये कहां है? अंग्रेजों के पास। पौड़ी गढ़वाल किसके पास है? अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश गढ़वाल का पार्ट था। तो बचा कौन कुल? केवल टिहरी। तो अब वन आज भी कीमती है, वन पहले भी कीमती थे। अगर किसी को इनका महत्व पता हो तो सबसे पहले टिहरी रियासत में वन के आंदोलन चले, क्यों और कैसे? अभी हमने एक छोटी सी बात पढ़ी कि टिहरी की रियासत में राजा ने
थोड़ी सी हिस्ट्री सुनो आप जरा 2 मिनट के लिए, उत्तराखंड की हिस्ट्री। क्या इस पूरे भाग पर राज चल रहा है गोरखाओं का। साल 1790 से कुमाऊं पर और साल 1804 से गढ़वाल पर। यहां का राजा मार दिया गया है, युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया है लड़ते हुए गोरखाओं से। कौन? परदुम्न शाह। उसका बेटा युद्ध छोड़ के अपना सामान इकट्ठा करके इनके गोरखाओं के राज से बाहर चला गया है। कहां पर? ज्वालापुर। कहां? ज्वालापुर में रहा 10 साल। बुरे दिन देखे, पैसा संपत्ति सब खत्म हो गए। उसके छोटा भाई अपनी पत्नी और साले के साथ कहां चला गया? कहां? बिलासपुर। कहां पर? हिमाचल प्रदेश। कौन राजा? संसार चंद, उसका भाई। और उसके एक भाई को पकड़े लोग कहां ले गए गोरखा? काठमांडू। तो यहां गोरखाओं का राज हो गया सिंपल शब्दों में। और गोरखाओं का झगड़ा किससे होगा बाद में? आगे है कौन? नेपाल। तो नेपाल के नीचे तराई की एक बेल्ट है और उसमें जगह पड़ती है क्या? बुटवल। गोरखा आहिस्ता आहिस्ता इस पे कब्जा कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने कंपनी भेजी इसे करवाने के लिए आजाद। यहां से क्या मिलता था? रेवेन्यू। गोरखाओं ने उस कंपनी पे हमला बोल दिया और 25 अंग्रेज मारे गए। इस चक्कर में गोरखाओं झगड़ा किससे हो गया? गोरखाओं से। गोरखाओं का झगड़ा हो गया अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिश वर्सेस गोरखा। और यहां का राजा कौन? सुदर्शन शाह। वो लगातार इनसे गुहार लगा रहा था, कृपया गोरखाओं पे कब्जा करें, इन्हें हराएं और हमारा राज्य मुक्त कराएं। तो अब ये मुद्दा मिल गया इन्हें, इन्होंने हमला बोल दिया। अप्रैल 1815 में इन्होंने कब्जा किस पे कर लिया? इन्हें हरा दिया। और लेकिन गोरखा हार मानने को तैयार नहीं थे। हारने के बाद भी कहां डटे हुए थे? यहीं पे। इसके बाद अंग्रेजों ने कहा ठीक है, तुम ना हार मानो, हम तो कहां चलते हैं? काठमांडू। हम तो हमला कहां करेंगे? सीधा काठमांडू। और नेपाल के नीचे बिहार में जगह पड़ती है क्या? चंपारण। सुना नाम कहीं? जहां से पहला क्या हुआ? सत्याग्रह 1917। तो चंपारण बिहार में पड़ाव डाल दिया ब्रिटिश सेना ने। किस पे हमला करने के लिए? काठमांडू नेपाल पे। तो गोरखाओं को लगा बहुत बड़ा पंगा हुआ तो यार, इन्हीं के चक्कर में अपना घर भी जाएगा ये तो फिर यहीं पर क्या जगह पड़ती है जहां पड़ाव डाल रखा था? सिंगोली। यहीं पे एक संधि हुई, किसके बीच में? गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में, बमशाह और आख्तर लोनी के बीच में। और उस संधि में कहा गया ये ठीक है, अब कुछ शर्तें हैं, यहां गोरखा हार स्वीकार करेंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ब्रिटिश सेना और ब्रिटिश कभी हमला कहां नहीं करने के? नेपाल पे। तीसरी बात क्या कही? कि जो गोरखा वापस जाना नहीं चाहते वो ब्रिटिश सेना में भर्ती होंगे और हम एक अलग से रेजिमेंट बनाएंगे, क्या? गोरखा रेजिमेंट। इसका कारण यह था कि जब सबसे पहले लड़ाई हुई थी गोरखाओं के अंग्रेजों की, तो गोरखाओं ने दांत खट्टे कर दिए थे। 2 बड़े बड़े डिवीजन, एक लुधियाना डिवीजन और एक मेरठ डिवीजन हमला करने कहां आई थी? देहरादून। और गोरखाओं की छावनी थी खलुंगा नाला पानी में और भयंकर लड़ाई हुई, जिस लड़ाई का नाम क्या है? तोप खुकरी युद्ध। कि एक तरफ से क्या चल रहे थे? तोपे, और पूरा किला कर दिया ध्वस्त, और एक तरफ क्या? हथियार खत्म, केवल क्या उनके हाथ में? खुकरी। उससे कौन काट दिए? अंग्रेज। कितना बड़ा हमला होगा, तोपों के सामने अड़ गए और सबसे बड़ा कमांडर मार दिया अंग्रेजों का, मेजर जनरल गिलेस्पी, इस लड़ाई में मारे गए। यानी कमांडर सामने नहीं लड़ता, जो मेन बड़ा पद है कहां है? पीछे। लेकिन जब वो भी मर जाए तो कितने भयंकर लड़ाई हुई होगी। तो इस बात से भयंकर प्रभावित थे कि ऐसे खतरनाक फोर्स तो हमें चाहिए, ताकि हम इनका लड़ाई का शौक पूरा करवा दें। फर्स्ट वर्ल्ड वार में भेजेंगे तुम्हें, सेकंड वर्ल्ड वार में भेजेंगे, भयंकर लड़ते रहना, चिंता ना करना। तो ब्रिटिश सेना में क्या होगी? गोरखा रेजिमेंट भर्ती होगी। इसके अलावा एक और शर्त है, यहां तो कुछ ही गोरखा हैं,
यहाँ तो कुछ ही गोरखा है। गोरखाओं के बारे में एक कहावत है कि दुनिया के अंदर दो ही ऐसे लोग हैं जो मौत से नहीं डरते। कौन? या तो पागल, जिसे पता मरना है तो क्यों जाके मरना, या दूसरा कौन? गोरखा, जिसे मानते हैं युद्ध में बिल्कुल मौत से न डरने वाला आदमी। ये बात रखी सिंगोली की संधि में कि एक गोरखा बटालियन तुम्हें बनवानी पड़ेगी काठमांडू के अंदर ही। जहां भर्ती हम कहाँ करेंगे? सीधा पूरे नेपाल काठमांडू से गोरखाओं को स्पेशल रॉयल आर्मी में, ब्रिटिश सेना की एक रेजिमेंट कहाँ बनवानी पड़ेगी? काठमांडू में ही। ऐसी बातचीत हुई, ये मामला सॉर्ट आउट हुआ और अंग्रेजों ने ये कहा किससे? टिहरी के राजा सुदर्शन शाह से कि इनका चैप्टर तो खत्म, संधि कर ली, सारा मामला सेट हो गया। अब आप बताओ, युद्ध में खर्चा आ रखा 7 लाख। 7 लाख का जुगाड़ हो तो राज्य रख लो पूरा पूरा। पहले क्या था आपके पास? केवल गढ़वाल। अब हम क्या दे रहे हैं आपको? कुमाऊं भी। लेकिन यहां का राजा कौन? कब से पड़ा बेचारा घर से बाहर? 1804 से। और कब तक? 1815 साल हो लिए। कितने? 10 साल 5 महीने। 10 साल 5 महीने घर से बाहर है। घर के बर्तन गहने कहाँ बिक गए हैं? सहारनपुर में। बुरी हालत है, कुछ नहीं बचा है, ना राजपाट ना राजमहल। कितनी बुरी हालत है कि सारा देहरादून 5000 रुपये में देना पड़ गया पट्टे पे, बनारस के लाला को एक। तो इतनी बुरी हालत में कौन चल रहा है? और उससे कितने रुपए मांग रहे? इसने क्या कहा? भाई साहब रुपए देखे बहुत दिन हो लिए, 7 लाख तो अब तो जैसे आपकी मन मर्जी वैसा ही कर लो। इतिहासकार कहते हैं क्या थे अंग्रेजों की चाल? ऐसी कोई बात युद्ध से पहले हुई नहीं थी, तो मजबूरी में आधा राज्य सौंपते क्या है अंग्रेजों को, अलकनंदा से ले काली के बीच में, और पौड़ी गढ़वाल भी ले लिया, और बाद में 1826 में देहरादून मसूरी भी ले ली। और राजा कहाँ सिमट गए? टिहरी में। और अंग्रेजों के जो पहले कर्नल थे वो कौन बने? कर्नल एडवर्ड गार्डनर। और गार्डनर से सुदर्शन शाह बहुत मिन्नत करते हैं। किस बात के लिए? कि यार घर से बाहर निकले 10 साल 5 महीने हो गए, घर संपत्ति पैसा विभव सब खत्म हो गया, बुरी हालत है। आप बस एक हमारी प्रार्थना मान लें कि बसी बसाई राजधानी और राजमहल। कौन? इनकी राजधानी कौन थी? श्रीनगर। कब से? 1517 से। क्या लिया? 1815। 300 वर्ष में हमने इतने राजमहल सब बना रखे हैं, सब डेवलप है, बस आप हमें क्या दे दो? बसी बसाई राजधानी, हम अपने राजमहल में वापस चले जाएंगे। इन्होंने कहा ये नहीं मिलने की बिल्कुल भी। अब तो हम आगे कोई नया शहर बसाना चाहते ही नहीं है, बसे बसाए राजमहल सब कुछ हम रखेंगे अपने पास। तो राजा के पास कोई विकल्प था ही नहीं। ठीक। एहसान बनते किसके? अंग्रेजों के, जिन्होंने राजपाट दोबारा दिलवा दिया। तो राजा ने 28 दिसंबर 1815 को किसकी स्थापना कर दी? टिहरी की। और अपना सब कहां ले गए? टिहरी। 10 साल 5 महीने से घर से बाहर हैं, पूरी हालत है, चवन्नी जेब में है नहीं। अब ऊपर से बसाना है पूरा पूरा शहर और बनाने हैं राजमहल, राजप्रसाद। ठीक। तो जेब में चवन्नी नहीं, बुरी हालत है, तो क्या करें? तो तब जब टिहरी रियासत की स्थापना हुई तो टिहरी रियासत में अपनी स्थापना के समय केवल 3 ही शहर थे पूरी रियासत के अंदर। एक कौन था? उत्तरकाशी। एक शहर कौन था? एक जो मुख्य टिहरी बसा रहे थे, और एक कौन था? ये कोई शहर वहर नहीं थे, तो बेचारे वैसे ही थे। ठीक। क्या बातचीत? इतनी बात में कोई डाउट है पूछ लो। उत्तरकाशी, टिहरी और देवप्रयाग। जब टिहरी की रियासत बसाई गई तो केवल पूरे उसमें 3 शहर थे। बुरी हालत थी, सड़कें थी नहीं, राजा के पास पैसे नहीं थे, उसके पास राजमहल नहीं था। इसी दौर में एक अंग्रेज यहां आ गया, तिब्बत जाता हुआ, उत्तराखंड से होता हुआ। तो उसने क्या देखा? राजमहल की दुर्गति, कि राजा पड़ा है, एक बहुत बड़ा वरामदा है, उसके अंदर बुरे कपड़े हैं, खाने का भी कोई इतना भयंकर सामान नहीं है, राजाओं वाली बातचीत ही नहीं है।
उसने ये बात कहाँ लिखी? अपनी किताब में, एक पादरी ने। और उसके बाद राजाओं की प्राथमिकता है अपनी संपत्ति, वैभव, सेना सब खड़ी करनी है। और क्या चाहिए इसके लिए? धन। और धन के लिए अब दो ही तरीके हैं। ब्रिटिश भारत पे राज कर रहे हैं कब से? पलासी की लड़ाई और बक्सर के युद्ध के पश्चात से इन्होंने पकड़ भयंकर मजबूत कर ली है। और 1815 में जब इनका राज उत्तराखंड में हुआ, तब तक वो पकड़ और भयंकर मजबूत हो चुकी थी। और ये लोग ये समझ चुके थे कि पैसा कैसे बनाया जाए। और उसके लिए इन्होंने लगान अर्थात भू राजस्व, इसका काम शुरू किया कि कुछ भी हो हम क्या करेंगे, सारा देश किस पे डिपेंड है? खेती पे, तो लगान लेंगे तकड़ी करके। तो ये काम किसने सीख लिया इनसे? ये काम सीखा टिहरी के राजाओं ने। ये थे अंग्रेजों के नकलची, जो ये काम ये करेंगे वही काम ये करेंगे, ठीक। और दूसरा काम क्या था? एक तो भू राजस्व, एक कर, कर को बढ़ाएंगे, इसमें टैक्स बढ़ाएंगे, अन्य बढ़ाएंगे इत्यादि। और दूसरा काम क्या था सबसे मेन? दूसरा काम था वनों का। तो स्टार्टिंग के 10-20 साल तो इन्हें बेचारे को होश भी नहीं रही। 30 साल में राजमहल पूरा हुआ। कितने साल लगे? 30 साल। और 30 साल बाद एक आदमी 1850 में उत्तराखंड आता है। कौन? इसका फोटो है शायद, फ्रेडरिक विल्सन, एक शिकारी। कहीं से है इसमें ही शायद। तो एक आदमी आया, कौन? फ्रेडरिक विल्सन। और पूरी दुनिया के अंदर 1850 का वो टाइम था जब दुनिया में जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया था। और पूरे वर्ल्ड में रेलवे लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। और रेलवे उन 53 प्लस देशों में आगे बढ़ रही थी जहां ब्रिटिश उपनिवेश थे। ब्रिटेन के अंडर में 53 गुलाम देश थे जहां दमादम काम करें, बंदरगाहों तक किसका जाल बना दें? रेलवे का। और कच्चा माल सामान सब कहां पहुंचाए फटाफट? ब्रिटेन के उद्योगों में। तो उस दौरान पूरे वर्ल्ड में रेलवे की डिमांड थी। और फ्रेडरिक विल्सन एक शिकारी और ठेकेदार कहाँ आ गया? उत्तराखंड में। और जैसे उत्तराखंड में आया तो इसने सबसे पहली बार सुदर्शन शाह को वनों का व्यावसायिक महत्व बताया। कमर्शियल इंपोर्टेंस की, बहुत कीमती सामान खड़े हैं आपके पास। कौन से वनों का बताया? जो शंकुधारी वन है, जिसमें देवदार की बात है, एक पेड़ था अंगू, उसकी बात है। ऐसे ढेरों वृक्ष आपके पास खड़े हैं जिनका बहुत महत्व है। अगर आप चाहो तो इनका कह दो तो मुझे ठेका, और मैं आपको पैसे दूंगा इनके। और राजा को दिक्कत क्या चल रही पहले ही? पैसे की। और कोई पैसे देने की बात करता हो तो। अब राजा का लड़का, राजा तो कब मर गया? 1857 में। 1858 6 जून के दिन किसकी मृत्यु हो गई? राजा की। और उसके बाद इसका पुत्र कौन हुआ? भवानी शाह। भवानी शाह ने वो बात तुरंत पकड़ी कि बताओ कितने पैसे दोगे, क्या करोगे। तो 1857 के आसपास ठेका चल रहा था उस पे, उसके पापा के मरते ही, सुदर्शन शाह के। और 1864 में यह ठेका खत्म हुआ। तब तक राजा समझ चुका था ये आदमी बहुत तेज है और हमारा पागल बना रहा है। क्या मसला था?
इसने कहा तुम इन वनों को कटवाओ, इनके स्थान में मैं क्या मंगवाता हूं, ब्रिटेन से ही, इंग्लैंड से ही सेब के पौधे। तो उत्तराखंड में सेब लाने वाले का नाम क्या है, फ्रेडरिक विल्सन। उसने वो कहां बुआए, उत्तरकाशी में। आज भी सेब की एक प्रजाति किसके नाम पे है, विल्सन के नाम पे है। ठीक, क्या करा इसने, इसने आलू बुआने शुरू किए। सेब, आलू, सोयाबीन, ये सामान पहाड़ों पे वन कटने शुरू, और ये सामान लगने शुरू कबाड़। वन की तो कीमत बहुत ज्यादा है पर्यावरण में आने में, क्योंकि लाभ किसे हो रहा था पूरा पूरा, इसे। और जैसे ये बात किसके दिमाग में आई 1864 तक, भवानी शाह के, उसने कहा अब ठेका मिलेगा बहुत महंगा, अब तुम तो बहुत भयंकर पैसा बना रहे हो। इसने इस बात के लिए क्या, उसने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी बात मानेंगे, बताओ कितने पैसे चाहिए। 1865 से 1885 तक अगले 20 साल का वनों का व्यवसायिक ठेका ले लिया। किसने, फ्रेडरिक विल्सन ने। लेकिन इस बार पैसे भयंकर थे। राजा ने औकात से बत्ती पैसे मांगे, इतने मांग लिए कि शायद ये मना ही करते। 10,000 रुपये वार्षिक। जब 1 रुपये की इतनी वैल्यू थी कि 1 रुपये में आदमी मेले में जाए, सारा सामान ले ले, खा ले, पी ले, तब भी पैसे बच जाए। सामान कहाँ रहे थे, आनों में। और यहाँ किसकी बात चल रही है, रुपये की। जैसे आज के सैकड़ों करोड़ रुपये, इतनी वैल्यू किसकी है, 1868 में, आंकड़ा दूं मैं आपको, एक भारतीय की एक साल कितनी आई थी, 20 रुपये। कौन कह रहा था, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने सबसे पहले अपनी किताब द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में क्या कहा कि एक भारतीय कितने आए हैं, और ये तो काल की बात चल रही, एक भारतीय की 20 रुपये की आय है 1 साल की, तो यहां कितने पैसे की बात चल रही, 10,000 की। तो राजा के पास पैसा बेशुमार। क्या तो राजा का राजमहल नहीं बन रहा था, बुरी हालत थी, और क्या पैसे की जो लूट शुरू हुई, और चकाचौंध जो पैसे की थी, वो राज परिवार में एकदम दिखनी शुरू हो गई। जैसे आपके पास पैसे आएंगे, जी पूछिए, इसने दिया, फ्रेडरिक विल्सन ने, फ्रेडरिक विल्सन ने दिया, वन कटवाऊंगा मैं, मेरे पास ठेका है पूरी रियासत का, टिहरी की, इनके वन कटवाऊंगा, इन्हें बिकवाऊंगा, तुम पकड़ो 10,000। तो बस अब वन काटना काम उसका है, बिकवाने काम उसका है, हमने अपने पैसे ले लिए, दैट्स ऑल। तो वनों की जो कटाई थी वो कौन करवा रहा था, फ्रेडरिक विल्सन। इसने तुम्हें बताया कि पूरे भारत में रेलवे की रफ्तार तेज होने वाली थी। भारत की पहली रेल कब चली, 16 अप्रैल 1853। और क्या सन लिखा हुआ, भारत की सबसे पहली रेल की पटरी कब बिछाई गई थी, रुड़की में, 1851 में। तो यानी रेलवे पटरी का विकास और रेलवे का विकास भारत में बहुत तेजी से हो रहा था, जिसका कारण क्या है, एक तो कच्चे माल को दमादम कहां पहुंचाना, बंदरगाहों तक। जो तैयार माल आता है ब्रिटेन से, उसे भारत के हर राज्य कस्बे तक पहुंचाना। ठीक, क्या ये किसका उद्देश्य था, भारत की रेलवे का। ठीक, अब रेलवे का विकास बहुत तेज हो रहा था, और भारत में कौन काम कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, तो फ्रेडरिक विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात के लिए सहमत कर लिया, मेरे पास ठेका आ गया है, कब तक, 1865 से लेके 85 तक। तो तभी ईस्ट इंडिया कंपनी, बताओ उत्तराखंड की सबसे पहली रेलवे लाइन कहां बिछाई गई, क्वेश्चन चल रहे सारे। ये तो रेलवे पटरी बिछाई गई गंगनहर में, काठ गोदाम, यानी बरेली से क्या जोड़ दिया गया, हल्द्वानी काठ गोदाम। क्या नाम सुन रहे आप, किसका गोदाम, काठ मतलब लकड़िया गोदाम। तो रेलवे गई पहाड़ में, आपको मैं छोड़ने नहीं गई, लकड़ियां लेने गई। तो जहां कालागढ़, कालागढ़ के पास कौन सा स्टेशन है, रामनगर। ठीक, इधर कौन, देहरादून, इधर कौन, ऋषिकेश। अब यहां पे जाल बनना शुरू हुआ, कब से, 1884 से। लक्सर से कौन जोड़ दिया,
हरिद्वार 1896 में। हरिद्वार से कौन जोड़ दिया? देहरादून सन 1900 में। यानी अब तो पूरा नेटवर्क बनना शुरू हो गया। ठीक, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इस बात के लिए सहमत कर लिया किसने? फ्रेडरिक विल्सन ने, कि मेरे पास वन बहुत है, पहाड़ का दुर्गम रास्ता है, ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, आप यहां तक क्या ले आओ? रेलवे। तो रेलवे कहाँ गई? लकड़ियों को लेने, आज भी क्या नाम है? काठ गोदाम या अन्य। और यहाँ वनों की लूट शुरू हुई। जैसे वनों की लूट होगी तो पता नहीं आप में से कितने लोग पहाड़ से हैं? सब यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल। तो पहाड़ का पूरा जीवन टिका हुआ है किसके ऊपर? यानी वन और पहाड़ क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची, इनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। जैसे पहाड़ पे हर एक आदमी लकड़ी और चारे के लिए, ठीक, अपने पशुओं के लिए, दुनिया भर के काम के लिए किस पे डिपेंड है? वनों के ऊपर ही। और कोई वनों को काटता हो तो हम तो गए, भूस्खलन आएगा बहुत बड़ा, चपेट में कौन आने वाले हैं? हमारा गांव टिका हुआ है जब तक ये पेड़ टिके हुए हैं, ये पेड़ हटे और गांव भी वहां से हटा। यानी बड़ा संकट पहाड़ पे शुरू हो गया। और लालच राजा का, पैसे का, फ्रेडरिक विल्सन का यहाँ भयंकर रूप लेता है। तो जन आंदोलन शुरू होते हैं टिहरी की रियासत में। इस अवैध वन कटाई, इलीगल वन कटाई, और जनता इससे परेशान होती चली गई। अब 1885 में क्या तो इनके पास पैसे नहीं थे? 30 साल तक राजमहल नहीं बना पाए सुदर्शन साहब। और क्या जब इनके पास पैसे की बारिश हुई तो इनके बच्चे एकदम पढ़ना शुरू हुए, बहुत तकड़ा करके। सबसे पहले कौन पढ़ा? प्रताप साहब। फिर हमने कोड लिखा इससे पहले अभी, बाद में कौन पढ़ा? कीर्ति, शुभ प्रताप कीर्ति। क्या मान? तो 3 मुख्य हुए। 2 तो कट गए, कहां बेचारे? सुदर्शन शाह गरीबी में, भवानी शाह से पैसे की रफ्तार शुरू हुई, और अंतिम के टाइम पे राज्य खत्म हो गया। तो तुमने अभी सुना था कि टिहरी में तो अपनी स्थापना के समय केवल कितने शहर थे? 3। कौन था? टिहरी, उत्तरकाशी और देवप्रयाग। पूरी टिहरी की रियासत में केवल 3 ही शहर थे। और जैसे राजा के पास पैसे आते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं और उनके हाथ में आता है राज, तो बस वो कहते हैं तो पागल बना तुम्हारा, तो बहुत कीमती सामान है, तुम क्या करेंगे? इसे तो हम खुद काटेंगे और खुद बेचेंगे, ठेका तुम्हारा खत्म। तो 1885 में कौन? प्रताप शाह करते हैं टिहरी में वन विभाग की स्थापना। क्यों करते हैं? फिल्म समझ गए आप कि तुम हमारा माल लेके बेच रहे, हमारा पागल बना रहे। वन विभाग की स्थापना की। और वन विभाग के अंडर में जो सबसे बड़ा पद है उसका नाम आज भी क्या है? चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर, मुख्य वन संरक्षक। इसके पद पे किसे बैठाते हैं? अपने साले को, मियां हरि सिंह। मियां हरि सिंह, ताकि पूरी कमांड अपने घर परिवार के हाथ में रहे और पंगा ना हो किसी रूप में भी। तो वनों की लूट चल रही है। अब कौन कर रहा है लूट? राजा। जनता परेशान है। क्यों? हमेशा क्या आ रहे हैं? इनके नए नए नियम। इनके क्या आ रहे हैं? नए नए नियम कि आज वन होंगे। बस ये तो कोई गांव है, ठीक, पहले वन का सीमा यहां तक थी, अब कहां तक आ ली? यहां तक। तो जब वनों की सीमाएं लगातार गांवों के दरवाजे पे चली गई तो गांव वाले क्या हो गए? परेशान। और इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और अब क्या हो गया? कोई भी वनों से गुजरेगा तो देगा माल गुजारी। अब हेलीकॉप्टर तो जाने के नहीं, जाएंगे तो रास्ते में ही, ठीक। वनों से कुछ काट के लाएगा, टैक्स देगा। यानी वनों से आना जाना, सामान ले जाना, सब पे दिक्कत खड़ी हो गई। माल गुजारी मतलब क्या? एक प्रकार का आवागमन का टैक्स वो देंगे। तो लोग इनसे परेशान। अपने देश में रहते हैं, टैक्स भी देना पड़ रहा है, आने और जाने का भी, कुछ लेके जाए तब भी क्या देना पड़ेगा। यानी अब समस्या खड़ी होती चली गई। और यहीं से क्या स्टार्ट हो गए?
3 नए शहर बसने, पैसे आने, धन संपत्ति आने। पहले कौन बना? नरेंद्र नगर। फिर क्या बनाया कीर्ति शाह ने? कीर्ति नगर। और फिर क्या बनाया? प्रताप नगर, कीर्ति नगर, नरेंद्र नगर। नगर कितने हो गए? 6। 3 नगर कब बने हैं? पैसे आने के बाद। और फिर तो टिहरी चमकती चली गई। किसे बोलते हैं 5 डक्का चौराहा? किसे बोलते हैं? टिहरी को। यानी इतनी भयंकर कनेक्टिविटी पूरे उत्तराखंड में किसी की नहीं है जितनी किसकी है? टिहरी की। दुर्भाग्य से क्या हो चुकी है? डूब चुकी है। उसके चारों तरफ से मार्ग है। टिहरी से आप कहीं भी जा सकते हैं। सड़क का जाल बना दिया। टिहरी भयंकर डेवलप, घंटाघर, स्कूल, अंग्रेजी अस्पताल सब बनना शुरू। कोई दिक्कत करे तो वही सामान खोल दे, इनके पास इतना भयंकर पैसा। तो अब यहां खतरनाक वाला धन संपदा शुरू, वनों की लूट शुरू। एक सेकंड दिक्कत क्या खड़ी हुई कि राजा अंग्रेजों की तर्ज पे क्या करता है? भू राजस्व। यानी विलियम ट्रेल सत्ता में आता है, क्या बनता है? कुमाऊं का कमिश्नर। और बैठते ही कुमाऊं में क्या करता है? तुरंत ही पटवारियों की नियुक्ति करता है। क्या बनाता है? पटवारी। और पहाड़ पे पुलिस सेना पहले कम है, आज भी कम है। तो पटवारी क्या देता है कि तुम्हें अधिकार है, ना ट्रैक दो, टांग दो इसे तुरंत एकदम। क्या देती है इसे? पुलिस के अधिकार भी देती है। पटवारियों को पुलिस के अधिकार भी दे दिए, जो आज तक चल रहे हैं। लोगों ने कहा देखा खेली है अभी अंकिता भंडारी केस में, कि वो पटवारी मिल गया, रिपोर्ट भी नहीं, ना ढूंढना ना कुछ। जब बवंडर मच गया तब उससे केस ट्रांसफर किया सामान्य कोर्ट या पुलिस के पास। तब पता लगा क्या मसला था, क्या बातचीत थी, इतना वो लड़की मार दी गई। ठीक है। तो विलियम ट्रेल। अब जो खेल करेंगे अंग्रेज वही कौन करेगा? टिहरी के राजा। इन्होंने क्या शुरू कर दिए? पटवारी बनाना शुरू कर दिया, तकड़े करके लगान ले रहे हैं, जनता परेशान। एक तो इनके किस्से बहुत महंगे भू राजस्व से, दूसरा किससे? वनों की लूट से। और तब शुरू हुए क्या? टिहरी की रियासत में वन आंदोलन। तो अब कुछ वन आंदोलन और उनके जो की पॉइंट है वो आप नोट करो। वन आंदोलन टिहरी के और उनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहाड़ी भाषा में टिहरी के वन आंदोलनों को वन ढंढक भी कहते हैं। ढंढक। ठीक। ढंढक आंदोलन नहीं, ढंढक नाम है आंदोलन का। ठीक बातचीत। तो आंदोलन हुआ, कुछ के नाम नोट करते हुए चलते रहना। रवाई कड़ा कोट एक कस्बा था क्रांतिकारी, रवाई कस्बा, जो था तो अंग्रेजों के पास पौड़ी गढ़वाल में, टिहरी की सीमाओं पे। लेकिन इससे परेशान होके अंग्रेजों ने सौंप दिया किसे? टिहरी को, तुम रखो भाई से। रवाई कड़ाकोट ढंढक 1901। रवाई कड़ाकोट ढंढक 1901 कहां हुआ? रवाई कस्बे में। ठीक। दूसरा कुंजनी वन आंदोलन। कुंजनी वन आंदोलन 1905-6। कुंजनी वन आंदोलन 1905-6। ठीक। ये हुआ है टिहरी में ही। चंद्रभागा चंद्रभागा नदी तुम्हारे पीडीएफ में है शायद ये। चंद्रभागा नदी के क्षेत्र में
चंद्रभागा नदी के क्षेत्र में, ऋषिकेश के समीप। ठीक, अगला खास पट्टी। कौन सा? खास का मतलब मेन टिहरी। खास पट्टी, खास का मतलब मुख्य टिहरी शहर। 1906-7, 1906-7 खास पट्टी कहाँ हुआ? टिहरी में चंद्रबदनी मंदिर है, चंद्रबदनी क्षेत्र टिहरी, मुख्य टिहरी शहर के पास चंद्रबदनी क्षेत्र टिहरी, खास पट्टी। अब क्या हुआ? कुछ लोग रास्ते से गुजर रहे थे अपने पशुओं को ले जाने के लिए, उन्हें देना था टैक्स। इसी बात पे विवाद खड़ा हो गया। मुख्य कंजर्वेटर, वनों को देखने वाला आदमी, उसका नाम था क्या? सदानंद। उसने वो आदमी पकड़ लिए। जैसे ये समाचार कस्बे में गया कि वो सब लोग पकड़ लिए हैं, उन्हें जाने भी नहीं दे रहे हैं, पूरा कस्बा कहाँ चला गया? हंगामा करने के लिए, चंद्रबदनी क्षेत्र। और वहां झगड़ा इतना भयंकर बड़ा, जनता भयंकर, अधिकारी थोड़े से। तो एक आदमी हुआ है रामचंद्र, इसने गरम सिक्का कहां चिपका दिया? कंजर्वेटर के माथे के ऊपर, और उन्हें कैद में कर लिया। यानी झगड़ा इस कदर बढ़ना शुरू हो गया, वनों को लेके, आवागमन को लेके, हर चीज को, कि संघर्ष भयंकर हो गया। ठीक, 3000 व्यक्तियों ने विद्रोह किया। कितनों ने? पूरा कस्बा था, 3000 व्यक्तियों ने विद्रोह किया। ठीक, और रामचंद्र नाम के व्यक्ति ने, और रामचंद्र नाम के व्यक्ति ने सदानंद गैरोला, कौन था ये? वन का अधिकारी, कंजर्वेटर, सदानंद गैरोला के माथे पर गरम सिक्का दाग दिया। निशान जाता है फिर उसके बाद गरम सिक्के का। ठीक, अब इस घटना को देखते ही राजा की आंख खड़े हो गई, यार तो मामला बहुत खतरनाक हो गया, राज करना क्या करे। तो राजा ने इस घटना के बाद जनता का दमन करने के लिए 1909 में एक कानून बनाया। 1909 में कानून बनाया, देशद्रोह का कानून। कोई भी आंदोलन करो, कुछ करो, ये लागू करो तुरंत, एकदम उसे पकड़ो, उठाओ। 1909 में क्या लाए? देशद्रोह कानून। अब क्वेश्चन सुनो ध्यान से, प्री का। किसे टिहरी का रोलट एक्ट कहते हैं? इसे टिहरी का, लिखना नोट्स में कुछ नहीं, इसे टिहरी का रोलट एक्ट भी कहा जाता है। टिहरी का रोलट एक्ट भी कहा जाता है। क्या था ये? 1919 में जब परेशान हो गए कौन? अंग्रेज। तो वो क्या लाए? सिडनी रोलट के द्वारा प्रस्तावित, सिडनी रोलट के द्वारा प्रस्तावित रोलट एक्ट। ऐसा कानून किसी पे शक हो गिरफ्तार करो बिना वारंट। तो क्या नाम था इसका? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील। बस उठाओ, ठोको, मारो, कुछ भी करो, सजा दो, कोई सुनवाई वाला मामला ही नहीं है। क्या नाम पड़ा? काला कानून। इसके विरोध में ही दो लोग क्या दे रहे थे एक पूरी सभा के सामने धरना, डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा कौन? किचलू। सत्यपाल और किचलू कहां पर? जलियांवाला बाग में, जिस पे माइकल और ड्राइवर ने कहा चलवा दी गोलियां। तो ये खेल कहां चल रहा था? टिहरी में। यानी टिहरी भी क्या चाह रही थी कि कुछ भी करके दमन करो दमादम इनका। तो 1909 में क्या लाए? टिहरी का रोलट एक्ट। समझ में आ रही कहानी आपको?
जनता फिर भी नहीं रुकी। उसके बाद क्या हुआ, सकलाना एक पट्टी है, लोग कौन रहते हैं, सकलानी। सकलाना पट्टी ने विद्रोह किया 1911 से 13 तक। सकलाना पट्टी विद्रोह 1911 से 13 तक सकलानी क्षेत्र में। इसके बाद फिर आंदोलन हुआ टिहरी में ही, कड़ाकोट, डुंगसिर, कड़ाकोट, डुंगसिर 1920 से 23 सालों साल चलते रहे ये संघर्ष, 1920 से 23 तक, ठीक, 25 तक, 23 नहीं, 25 तक। और गोपाल सिंह राणा इसके मुख्य व्यक्ति थे इस आंदोलन के, गोपाल सिंह राणा। और जब आंदोलन रुके ही नहीं और राजा एक के बाद एक क्या ला रहा है, कानून, वनों की लूट कर रहा है, भूमि की क्या ले रहा है, मनमानी लगान। हम कह रहे हैं सब मर रहे हैं, अकाल पड़ गया है, लगान छोड़ दो, ठीक, लेकिन राजा मान नहीं रहा है। तो एक राजा हुआ है इनका, कौन, नरेंद्र शाह। इन्होंने एक नया वन कानून बनाया जिसने वनों की सीमाओं को कहां तक लाके रख दिया, गांव तक। और इसका भयंकर विरोध होना शुरू हो गया कि वनों की सीमा अगर गांव तक आ जाएगी। और क्या कहा गया, इस कानून का नाम था हदबंदी। हद बना रहे हैं किसकी, गांव की हद है, इससे बाहर मत जाना, वनों के अंदर घुसोगे तो तुम्हारे ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। तो आम आदमियों को लकड़ी चारे के लिए भी वनों में जाना बंद करवा दिया। तो मरना वैसे भी और वैसे भी है, जब खाना पीना पशुपालन सभी खत्म हो जाएगा तो कौन लड़के मरे। तो जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया इसके विरोध में। यानी नए वन सीमा कानून के विरोध में जनता इकट्ठी हो गई। कहां पर, रवाई नाम के कस्बे की जनता एक मैदान में इकट्ठी हो गई, तिलाड़ी के मैदान में। और एक टीले पर लोग बैठ के राजा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। राजा उस समय मुंबई में था, लेकिन राजा का दीवान चक्रधर जुयाल, राजा का दीवान चक्रधर जुयाल, इसने सेना इकट्ठी की और कहां चला पड़ा, तिलाड़ी के मैदान में। और बिल्कुल माइकल ओडायर की तरह बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी। 78 आदमी तो मौके पे ही मारे गए और लगभग और आदमी, सैकड़ों प्लस कुल मौतें हुई। कुछ जख्मी हो गए, उन्हें इलाज भी नहीं होने दिया, वो बेचारे कैसे मरे, जख्मों से ही। तो तिलाड़ी कांड के नाम से प्रसिद्ध हो गया क्या, रवाई कांड या तिलाड़ी कांड। कब हुआ था यह कांड, 30 मई 1930 को। और इसने एक भयंकर चिंगारी विस्फोट पैदा कर दिया कि जनता किस हद तक चली गई है। 30 मई 1930 रवाई कांड या तिलाड़ी कांड। राजा आया, उसे माफी मांगनी पड़ी, कानून वापस लेना पड़ा, और तब जाके आंदोलन शांत हुआ। तो अब क्वेश्चन सुनते रहना, निम्न में से किसका संबंध टिहरी के समय वन आंदोलनों या भू कानून आंदोलनों के साथ नहीं रहा है या रहा है। तो कौन, रवाई कांड, तिलाड़ी कांड, कड़ाकोट, डूंगर सिंह। कि निम्न में से कौन सा आंदोलन टिहरी में हुआ है, तो सब टिहरी का आंदोलन है। और कब के हैं, टिहरी रियासत के समय के। ठीक, क्या बातचीत इतनी। तो वन आंदोलन उत्तराखंड में कैसे हुए, आजाद होने से पहले। कहां पर, एक टिहरी में और एक कहां हुए हैं,
ब्रिटिश क्षेत्र में। टिहरी में कैसे आंदोलन हुए, क्यों आंदोलन हुए, ठीक, ये बात हमने पढ़ ली। अब इससे आगे चलते हैं। अगर कोई पड़ोसी भयंकर लूट मचाई कर रहा हो, भयंकर पैसे बना रहा हो, और ये बात कौन देख ले, दुनिया के बड़े लुटेरे अंग्रेज, तो वो चुप कैसे बैठ जाएं, हम भी लूटेंगे। तो फ्रेडरिक विल्सन सबको रास्ता दिखा गया। फ्रेडरिक विल्सन सबको रास्ता दिखा गया कि वन कटेंगे भी और बिकने वाले भी हैं। क्यों बिकने वाले हैं? कि रेलवे के ट्रैक पे जो बनेंगे लकड़ी के फट्टे, वो चाहिए वाटरप्रूफ। कितना है पानी आए कुछ आए कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो लकड़ी कहाँ खड़ी है, आपके पास। ठीक, रेल को हल्का रखना है ताकि उसमें अधिक भार ढो सके आदमियों का, सामानों का, तो क्या चाहिए, रेलवे के बैठने वाले फट्टे। किसके बनेंगे, लकड़ी के ही। यानी हथियारों के बट किसके बनेंगे, लकड़ी के ही। इनका बहुत इस्तेमाल है हर चीज के अंदर। दूसरा, खेलों के सामान किसके बनेंगे, इसी मुलायम वाटरप्रूफ लकड़ी के। तो खेलों के सामान हो, हथियारों के सामान हो, रेल के सामान हो, सब को बन रहे थे। और यहाँ वनों की लूट चल रही थी, जिसके विरुद्ध आंदोलन खड़े हो गए, जिन्हें कहते हैं टिहरी के 100 साला ढंढक। कितने, 100 साला ढंढक, जो 100 साल तक चलते रहे। और अब एक क्या चल पड़े, ब्रिटिश क्षेत्र में किस प्रकार के आंदोलन हुए उस काल में। तो क्या आंदोलन हुए कि आधा हिस्सा किसके अंडर में चल रहा है, आधा हिस्सा राज्य का ब्रिटिश के अंडर में चल रहा है। ये पौड़ी गढ़वाल भी, ये देहरादून मसूरी भी, और बाकी सब एरिया किसके पास है, ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में। अब जब एक शिकारी इतना बड़ा कांड कर सकता है, इतने पैसे नहीं दे सकता है राजाओं को, तो यहां तो एक पूरी कंपनी है, और उसके पीछे कौन खड़ी है, ब्रिटिश साम्राज्य। और ब्रिटिश साम्राज्य को वनों की लूट भयंकर करनी है, तो उत्तराखंड में और पूरे भारत में उन्होंने अपने अधिकारी भेजने शुरू किए। तो म्यांमार कब्जे में था किसके, म्यांमार कब्जे में था ब्रिटेन के। जैसे हम थे श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारे थे, तो कौन था, म्यांमार भी। और म्यांमार के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन क्या है, पूरे वर्ल्ड में सर्वाधिक सागौन किसके पास है, म्यांमार। म्यांमार वर्ल्ड में नंबर 1 है सागौन में, कितनी महंगी लकड़ी है सब जानते हैं। यानी आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, अपने घरों में भी इतनी महंगी लकड़ी है आज की तारीख में। ठीक, तो अब इसे कैसे डेवलप करें, वनों से और क्या क्या हो सकता है, उन पे रिसर्च करें। सारा काम करने के लिए ब्रिटेन ने अपनी एक सर्विस खड़ी की, क्या, जिसको बोलते थे, आज तुम कहते हैं क्या, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उस समय क्या था इसका नाम, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस। किसकी सर्विस, इंपीरियल साम्राज्य, साम्राज्य की वन सेवा। अब ये खड़ा करने के लिए भारत में एक आदमी को भेजा, कब, जैसे ही हमने पड़ोस में लूट देखना शुरू की 1856 में। ठीक, यहां लूट शुरू हो गई। 1864 में वो और बड़े लेवल पे आई। 1865 में उसने बड़ा रूप ले लिया। 1885 के बाद उसे कौन लूट रहा है, राजा स्वयं, अपना वन विभाग बना के। ठीक, इधर लूट चल रही है किसकी, वनों की। ट्रेन ईस्ट इंडिया कंपनी की, और माल किसका है, फ्रेडरिक विल्सन का या वहां के राजा का। तो ये खेल कौन करता है फिलहाल, बाद में अंग्रेज। तो पहले वनों पे रिसर्च कर लो, सेवा बना लो, ताकि वहां क्या कर लो, अपना सेटअप स्टैब्लिश कर लो। तो अंग्रेजों ने अपने आदमी यहां भेजना शुरू किए, और ऐसा पहला आदमी भारत में आया जिसे जिम्मेदारी दी गई, म्यांमार से भारत भेजा गया उसे, क्या कहने के लिए, कि वहां जाओ और सेटअप करो क्या, ये पूरा ढांचा। उसका नाम था डेट्रिच ब्रेंडिस। डेट्रिच ब्रेंडिस, ये आदमी कहां आ गया, भारत, 1856 में, 1864 में।
लिखना बातें नोट्स में नहीं बिल्कुल भी। और इन्हें बनाया गया 1864 में प्रथम भारत का प्रथम वन महानिरीक्षक, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जनरल। इंस्पेक्टर जनरल, आज क्या तो आप इसे आईजी वनों का। और इन्होंने 1883 तक भारत में अपनी सेवाएं दी। किसने? जर्मन ब्रिटिश विज्ञानी, जर्मनी के रहने वाले थे और कहां जाके बस गए थे? ब्रिटेन में। जर्मन ब्रिटिश वनस्पति विज्ञानी थे जिनका चयन कहां हो गया था? ब्रिटेन की इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस में, जो पहले कहां तैनात थे? म्यांमार में। और बाद में कहां भेज दिए गए? जो बाद में भेज दिए गए उत्तराखंड में। इन्होंने उत्तराखंड में आते ही, वो भारत में आते ही 1864 में भारत में क्या खड़ी कर दी? इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस। कब बने भारत के अंदर? 1864 में। ठीक। और इसके बाद अब बनाएंगे कानून कि कोई आदमी वनों में घुसे, क्या काम ना करे, ये काम करेगा तो कानूनी कार्रवाई हो उसके खिलाफ। 1865 में क्या बनाया? भारत की वन नीति। तो सबसे पहली बार भारत की हिस्ट्री में वन नीति कब बनी थी? 1865 में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 में। इसमें चले गए चेंज होते हुए। इसी में अगला चेंज हुआ 1878 में, अमेंडमेंट। इस नीति में कोई भी अमेंडमेंट क्या होगा? अंग्रेजों के लाभ के लिए, कैसे अधिक लूटे, कैसे अधिक पैसा कमाए इत्यादि। और इसके बाद बहुत बड़ा चेंज हुआ 1927 में। ये ऐतिहासिक था। हमने कल ये बात पढ़ी थी परसों कि इसने अधिकार दिए किसी भी जगह, क्या बोल दो आप कि ये बन गया है वन क्षेत्र, दैट्स ऑल, बात खत्म, छुट्टी। यानी भारत की जो सबसे पहली व्यापक वन नीति थी वो यहां डेवलप होके आई। कब से? 1865 से। और कब डेवलप हुई? 1927 में। ठीक। इससे बनते क्या? संरक्षित क्षेत्र और अन्य। ठीक। अब यहीं पर वनों के नियम कानून बन रहे हैं। तो वनों में करना है क्या? रिसर्च। ढूंढो कितने ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें बेच के हम पैसा कमा सकते हैं वनों के। कोई जड़ी बूटी है, उत्पाद है, क्या चीज है। तो तब बनाया उन्होंने क्या? 1906 में। 1906 में, जिसे आज तो कहते हैं क्या? FRI देहरादून। ठीक। पहले क्या नाम था इसका? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक। ये कब बना? 1906 में। इस आदमी ने, डेट्रिच ब्रैंडिस ने, भारत में वनों का ढांचा, अधिकारी, कानून सब बनवाने में योगदान दिया। ठीक। कब तक सेवाएं दी अपनी? 1883 तक। और इन्हें फिर 2 बड़े अवार्ड मिले। ब्रिटिश साम्राज्य काम में कोई सहयोग करता हो तो ब्रिटेन वाले उसे एक अवार्ड दिया करते थे, जिसका नाम था क्या? कंपेनियन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। कंपेनियन मतलब क्या? सहयोगी। किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का। तो इन्हें अवार्ड मिला कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर अवार्ड 1878 में। और नाइट कमांडर, नाइट कमांडर 1887 में। इन्हें कहा जाता है, किन्हें? डेट्रिच
ब्रांडिस को, इन्हें कहा जाता है क्या? भारतीय वानिकी का पितामह है। भारतीय वानिकी का पितामह है, द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री। ठीक क्या बातचीत? ओके। यानी कैसे वनों का ढांचा खड़ा किया। अब ये बताओ, जब ब्रिटिशर्स करेंगे रिसर्च तो टिहरी तो क्या करते हैं, इनके टिहरी वाले करते थे इनकी नकल। इन्होंने कहा ठीक है हम भी करेंगे रिसर्च। तो हम अपने आदमियों को कहाँ भेजेंगे? तो टिहरी के राजाओं ने अपने आदमियों को, अपने यहाँ के लड़कों को नौकरी लगा के जर्मनी भेजना शुरू किया। किस काम के लिए? फॉरेस्ट रिसर्च के लिए। एक तरफ तो अंग्रेज ये काम कर रहे थे, एक तरफ कौन? टिहरी के राजा। दोनों के लूट में कौन मर रहा था? आम जनता, आम लोग परेशान थे। तो आम लोगों ने इनके विरुद्ध में संघर्ष करना शुरू कर दिया ब्रिटिश क्षेत्र में। और ये संघर्ष केवल उत्तराखंड में नहीं था, पूरे भारत में था अंग्रेजों के विरुद्ध। वनों को लेकर शिकायतें थी लोगों की, जिन्हें दूर कर नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस क्या बनाई? कमेटी, वन शिकायत समिति। ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है? शिकायत। वन शिकायत निवारण समिति ये बनी कब? 1921 में। किसके अंडर में? पी वैंडम की अध्यक्षता में। और उन्होंने कहा कि ये ग्रीवेंसेस अगर जल्दी दूर नहीं होते हैं तो हमारे विरुद्ध बड़े आंदोलन होंगे। इनकी कुछ मांगे हैं, अगर हम मान लें तो उसमें हमारा फायदा, इनका फायदा है। सब लोग एक बात से परेशान थे कि वन संपदा बहुत कीमती है, बहुत पैसे वाली है, लेकिन वनों में लगनी अग्नि इसे भयंकर नुकसान पहुंचाती है। तो इसे कैसे रोकें? तो वन अग्नि भी कंट्रोल हो जाए, वनों के आंदोलन भी ना हो। ठीक, ये समस्या कैसे निपटे, इनकी शिकायतें दूर हो। तो पी वैंडम ने कहा कि आप बनाओ वन पंचायतें। क्या सिफारिश की? वन पंचायत बनाने की। और वन पंचायत कब बनी? 1931 में। इसे यह काम दिया गया कि वनों के उत्पाद तुम रख लेना, लेकिन क्या रखो? वनों की सफाई। अगर चीड़ के पत्ते पड़े हुए हैं, तुम जाओ इकट्ठा करके लाओ, कुछ धनराशि भी तुम्हें इसके बदले में मिलेगी, और उन्हें अपने कहाँ इस्तेमाल कर लो? जलाने में। वन साफ होंगे तो वन अग्नि नहीं लगने की। और क्या फायदा होगा? वन अग्नि कंट्रोल, संपदा बचेगी, तुम्हें रोजगार मिलेगा और तुम्हें मिलेंगे अधिकार। अपनी तरह की पूरे भारत की एकमात्र पंचायत जिसे ग्राम पंचायत के समान अधिकार प्राप्त है, धन मिलता है, पूरी व्यवस्था इत्यादि। ये आज कितनी है उत्तराखंड में? 12,168। इसमें 9 सदस्य होते हैं मेंबर, जिनमें से 4 का महिला होना अनिवार्य है। तो किस प्रकार से उत्तराखंड में ढांचा खड़ा हुआ, कैसे बनी ये समिति? और हम क्या पढ़ रहे थे? उत्तराखंड में वनों के आंदोलन जो कैसे हुए, जो 2 प्रकार से हुए। एक आजाद होने से पहले और एक आजाद होने के बाद। तो आजाद होने से पहले कोई वन आंदोलन किस रूप में हुआ, किसने किया, क्या उसका परिणाम हुआ, इतनी कहानी हमने आज पढ़ी। कल क्या पढ़ेंगे? आजाद होने के बाद कैसे आंदोलन चले। अंग्रेज चले गए और नए अंग्रेज आके बैठ गए। कौन थे? यूपी गवर्नमेंट। यहाँ लूट भ्रष्टाचार सब शुरू हो गया। तो वनों की लूट उनके तक कुछ थोड़ी बहुत ठीक थी भी, उनसे भी खतरनाक चीजें शुरू कर दी इन्होंने अपने आप। और फिर संघर्ष चला। कल पढ़ने वाले हैं क्या? चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट, मैती आंदोलन, पानी राखो, ऐसे ढेरों आंदोलन चले।
जिनका परिणाम क्या हुआ, क्या लाभ हुआ, ये सवाल रखे थे कहाँ, मेंस में भी। ठीक, कल मिलते हैं इससे आगे।